स्टूडेंट्स, देखो, जनसंख्या अध्ययन के क्रम में अब हम लोग बात करेंगे जनसंख्या घनत्व। और इसमें भी हर टॉपिक की तरह इसका एक सामान्य परिचय होगा, फिर जन घनत्व की माप होगी जिसमें 5 जो आनुपातिक फार्मूले दिए गए होंगे उन पर हमें चर्चा करनी है और उनके तत्व को याद करना है। क्लियर? इसके बाद जन घनत्व का विश्व प्रतिरूपी जो आधुनिक डेटा इसमें हम देंगे आपको, मैप के अनुसार इसको भी करवा देंगे। फिर जन घनत्व के आधार पर विश्व का प्रादेशिकरण। क्लियर? तो जैसे शब्द लिया गया जनसंख्या घनत्व, जन घनत्व, तो घनत्व शब्द पर पहले भी आपसे बात काफी हो चुकी है जलवायु विज्ञान में। जो शब्द दिया गया डेंसिटी, डेंस शब्द होता है घना, और जन घनत्व, घन का मतलब यहां हो गया घना। तो यहां पर तत्व क्या है? जन। जैसे सामान्य रूप से जब घनत्व लेते हैं तो किसी इकाई आयतन में तत्वों की संख्या, तत्वों की मात्रा या पदार्थ की मात्रा, उसी प्रकार से यहां अगर हम ले लेते हैं तो इकाई क्षेत्रफल में कितने लोग निवास कर रहे हैं। तो इकाई क्षेत्रफल हम किस आधार पर लेंगे? वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में। तो एक वर्ग मील में कितने लोग निवास करते हैं। तो सामान्यतः हम ये जान चुके हैं कि जैसे हमने वितरण को देखा था और वहाँ हमने आपसे बात की थी कि विश्व के 5% भाग पर ही 50% से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो वहाँ पर जन का घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा, उनका घनापन ज़्यादा होगा। तो सामान्यतः अगर जन घनत्व की हम बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो इकाई क्षेत्रफल ले लिया और उसमें जितनी जनसंख्या उससे भाग दे दिया जाए तो उसका क्या निकल जाएगा? घनत्व निकल जाए। अगर पृथ्वी के संदर्भ में हम बात करें, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जो आपको डेटा दिया गया 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो ये तो क्षेत्रफल हो गया लगभग 51 करोड़ किलोमीटर। और पृथ्वी के ऊपर जो अधिवासी जनसंख्या, जो जनसंख्या है, वर्तमान तक जो जुलाई 2020 का डेटा आपको मैंने प्रोवाइड कराया था 7.5 अरब। तो 7.5 अरब में 51 करोड़ की जब हम भाग देते हैं तो 14.7 आ जाता है। तो संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में देखा जाए तो 14.7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। लेकिन इसका संदर्भ अलग अलग हम लेंगे। व्यक्ति तो निवास कर रहा है कॉन्टिनेंटल पार्ट पर, तो कॉन्टिनेंटल पार्ट का हम लेंगे तो कॉन्टिनेंटल पार्ट का क्षेत्रफल कितना है आपको पता है? 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब उसमें जनसंख्या कितनी रह रही है? लगभग 7.5 अरब। तो उस तरह से कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। तो उसी प्रकार से तो ये 7 कॉन्टिनेंट का हुआ तो 6 कॉन्टिनेंट पे ही जनसंख्या रह रही है। अंटार्कटिका में तो जनसंख्या का परमानेंट निवास नहीं, लोग आते ही जाते हैं एक्सपेरिमेंट के कारण, तो उनका स्थायी निवास नहीं है। तो उस आधार पर भी हम डेटा देखेंगे। तो इस जनसंख्या का जो की संख्या है, जन की जो संख्या है, तो जनसंख्या घनत्व को जनसंख्या दबाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या दबाव। तो जिन राष्ट्रों में या जिन क्षेत्रों में जनसंख्या, तो उतना जनसंख्या का उस क्षेत्र पर क्या होगा? दबाव होगा। तो क्षेत्र पर दबाव मीन्स कि वहां के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव होगा। और जिन क्षेत्रों में संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर अनेक प्रकार के संघर्ष दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार के संघर्ष दिखाई देंगे और वो संघर्ष का स्वरूप, उस संघर्ष का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। चलो मैं आपका ही उदाहरण लूं। हमारे पास यानी भारत में 1 अरब 39 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। संसाधन की कमी है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप खुद हो। आपके रूप में कहने का मतलब जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षा दे रहे हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए, जो विगत दशकों में जनसंख्या थी उससे बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई। इसलिए नौकरी की मात्रा में क्या हो गई? औसतन कमी आ गई।
कई बार क्लास में आपसे बातें हुई हैं, आपने इस तथ्य को महसूस भी किया है और अन्य लोगों से सुना भी होगा और जाना भी होगा कि 50-60 के दशक में लोग नौकरी पर जो लगाए जाते थे, लोगों को पकड़-पकड़ कर लिया जाता था कि चलो रेलवे की नौकरी कर लो, बैंक की नौकरी कर लो, कृषि विभाग में नौकरी कर लो, और लोग भाग जाते थे। तो उस समय जो आपके संदर्भ में देखा जाए कि जो नौकरी संसाधन की बात है वो ज़्यादा थी, लोग कम थे। आज वो प्रवृत्ति बहुत परिवर्तित हो गई। तो एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में देखा जाए, रोजगार के संदर्भ में देखा जाए, तो रोजगार की संख्या और जनसंख्या, तो रोजगार के ऊपर लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा है। एक वैकेंसी निकलती है, किस श्रेणी के निकलती है इससे कोई मतलब नहीं। अगर 100 फॉर्म 100 सीट है तो उस पर लाखों लाखों अभ्यर्थी फॉर्म डालने, तो कितना ज़्यादा दबाव हो गया। पहले 100 में 100 ही जाते थे या 100 में 50 ही जाते थे, तो लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाया जाता था कि नौकरी कर लो। आज वो प्रवृत्ति नहीं है, तो ये जनसंख्या का क्या है, दबाव है। अब जनसंख्या के मापन के लिए अलग अलग पैरामीटर अपनाए गए। तो सामान्य जो पैरामीटर यही है कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के साथ साथ जनसंख्या का हम क्या करेंगे, अनुपात ले लें, तो एक सामान्य मात्रा हमारे पास आ जाती है। लेकिन विद्वानों ने अलग अलग मापक तैयार किए। जो सामान्य मापक है जिसकी अभी हमने बात की, उसको कहा गया अंकगणितीय घनत्व, यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या, जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दीजिए तो अंक गणितीय घनत्व निकल गया, अर्थमेटिक। इसके बाद फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आएगी, कायिक घनत्व। तो कायिक घनत्व में देखा गया किसी भी प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे में कृषि योग्य भूमि। ये आपको याद करना, अभी फार्मूला हम देखेंगे भी बोर्ड पर। जो कायिक घनत्व है जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, इसका मतलब ये हुआ कायिक घनत्व बराबर उस जिस भी प्रदेश में, जिस राष्ट्र में है, उसकी कुल जनसंख्या बटे में कृषि योग्य भूमि, तो उसको नाम दे दिया गया कायिक घनत्व। इसी प्रकार से कृषि घनत्व, तो कृषि घनत्व में क्या लिया गया कि कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या या कृषि कार्यों पर आधारित जनसंख्या बटे में कृषि योग्य भूमि। इसके बाद आर्थिक घनत्व है नंबर 4। इसमें देखा गया कि देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे में संसाधनों का मूल्य, और ये मूल्य इकाई में हम लेंगे, यानी आर्थिक घनत्व मतलब उस देश की या राष्ट्र की या प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे में उस प्रदेश के अंतर्गत जो जियोग्राफिकल रीजन है उसमें संसाधन जो है, संसाधनों का मूल्य कितना है। पांचवा जो परिमाप लिया जाता है पोषण घनत्व, तो पोषण घनत्व में ये लिया जाता है कि संबंधित प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे में कुल खाद्यान्न से संबंधित भूमि, जो कृषि संबंधित खाद्यान्न भूमि है उससे कितनी संबंधित है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनका मापन कर लेते हैं। अब प्रतिरूप हमें देखना है, तो प्रतिरूप विश्व के संदर्भ में भी हमने चर्चा कर दी। उसको हम क्या करेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज ले लेंगे। फिर जब विश्व में हम जाएंगे तो विश्व में अधिकतम जन घनत्व वाले 5 देश लेंगे और न्यूनतम घनत्व वाले 5 देश लेंगे। उनको मैप में हम क्या करेंगे, दर्शा देंगे। नोट्स में सारणी वाइज आपको मिल जाएगा। फिर इस जन घनत्व के आधार पर विश्व का प्रादेशिकरण करेंगे। तो जब विश्व का प्रादेशिकरण करेंगे तो ऐसे क्षेत्र जहां जन घनत्व या जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति से ज्यादा है, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या है, ज्यादा है, तो इनको नाम दे दिया गया उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। क्लियर। फिर मध्य घनत्व 51 से 100 वाले आएंगे, निम्न घनत्व में 11 से 50 आएंगे और अति न्यून में आएंगे 11 से कम। तो इन तथ्यों पर हमें क्या करनी है, आपसे चर्चा करनी। मोटा मोटी चर्चा तो कर ही लिया, लेकिन फिर भी इसको आप देख लो। तो जैसे आ गया कि घनत्व का सामान्य परिचय, तो घनत्व के सामान्य परिचय में क्या हमने आपसे बात की कि इकाई क्षेत्रफल में जो वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में होगा रहने वाले लोगों की संख्या, इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। अगर हमने मान लिया कि पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल, पूरा हम पृथ्वी पर ले रहे हैं, अर्थ पर, ये हमारा अर्थ है
और अर्थ का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। और जुलाई 2020 में जनसंख्या कितनी हो गई? 7.8 अरब। तो इसको हम ले लेंगे इतना हो गई जनसंख्या। क्लियर? तो सामान्य घनत्व तो क्या हुआ? तो सामान्य घनत्व हो गया ये तो ये इस तरह से ले लिया तो ये जो आएगा लगभग या एग्जैक्ट आएगा 14.7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी पृथ्वी पर अगर हम लेते हैं, पृथ्वी पर हम लेते हैं तो पृथ्वी के क्षेत्रफल से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 14.7 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर पर निवास कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन इसका हम मापन अलग अलग लेंगे। क्या लेंगे? अलग अलग मापन लेंगे। तो जैसे मैंने बोल दिया कि अंक गणितीय घनत्व हमें लेना है, तो पहले हमने आपको पहले भी बता दिया। तो किसी भी क्षेत्र विशेष का जब हम लेते हैं, किसी भी क्षेत्र विशेष में, चाहे प्रदेश हो, राष्ट्र हो, महाद्वीप हो या विश्व हो, उसकी जनसंख्या हम लेंगे। जैसे विश्व की जनसंख्या को अभी आपको बताया गया। फिर हमारी जनसंख्या जितनी है 1 अरब 39 करोड़ हो गई और लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल हमारा, तो उसमें हम भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो लगभग जो पूर्व जनगणना उसमें 384 आया है। 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रह रहे हैं। लेकिन इसमें काफी क्षेत्रीय विषमता देखी जाती है। ठीक? तो प्रदेश, राष्ट्र, महाद्वीप या विश्व की कुल जनसंख्या बटे में प्रदेश, राष्ट्र, महाद्वीप या विश्व का कुल क्षेत्रफल। तो इस तरह से क्या आ जाएगा? सामान्य। तो जो अभी पीछे बताया गया पृथ्वी के संदर्भ में वो सामान्य घनत्व है। कौन सा? अंक गणितीय घनत्व। सामान्य रूप से इस तरह से हम निकालते हैं। दूसरा कायिक घनत्व, जो कि हमने बताया फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या है? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी मीन्स कायिक घनत्व, प्रदेश की कुल जनसंख्या और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि। तो इस तरह से हम कायिक घनत्व निकाल लेंगे। फिर कृषि घनत्व जब लेंगे तो कृषि में संलग्न जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि, अंतर क्या होगा? यहाँ कुल नहीं लेंगे, कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे में कृषि योग्य भूमि। उसको इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा उसको दे दिया गया कि वो परिष्कृत है, वहां कुल जनसंख्या ले रहे हैं या कृषि में संलग्न है। यह कृषि घनत्व कायिक घनत्व का क्या है? परिष्कृत रूप है, जिसमें कुल कृषि भूमि पर आधारित जनसंख्या के संबंध को प्रकट करते हैं। वहां कुल जनसंख्या ले लिया, यहाँ कृषि पर आधारित जनसंख्या ले रहे हैं, या कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे में कुल कृषि योग्य भूमि। क्या ले लेंगे? कुल कृषि योग्य भूमि। फिर इसके बाद हम क्या लेंगे? आर्थिक घनत्व। तो आर्थिक घनत्व में क्या होगा? देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे में जो संसाधन है उनका मूल्य लेंगे। ध्यान रखना, उनका क्या ले लेंगे? मूल्य ले लेंगे। आर्थिक घनत्व में हम क्या लेंगे? देश की कुल जनसंख्या बटे में देश के संपूर्ण संसाधनों का मूल्य एकल इकाई में। उस वहां भी बताया। इन तथ्यों को आपको याद करना है। इसके बाद प्रसिद्ध विद्वान साइमन ने इसको कहा कि सूचकांक के रूप में लेना चाहिए। इकोनॉमिक घनत्व जो डेंसिटी है, तो साइमन के अनुसार इकोनॉमिक डेंसिटी, तो इकोनॉमिक डेंसिटी जनसंख्या जो सूचकांक आएगा, इंडेक्स बनाएंगे बटे में उत्पादन सूचकांक इंटू
100 कर देंगे। तो ये किसके अनुसार? साइमन के अनुसार है। क्लियर? और लास्ट में क्या ले लेंगे? पोषक घनत्व। तो पोषक घनत्व के संदर्भ में पीछे आपसे मेरी बात हुई, तो पोषक घनत्व के संदर्भ में हम क्या देखेंगे? पोषण या पौष्टिक। तो प्रदेश की कुल जनसंख्या, इसके बाद न्यूट्रिशन डेंसिटी क्या हो गया? प्रदेश की कुल जनसंख्या, जो भी प्रदेश है। प्रदेश का मतलब देश भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, विश्व हो सकता है, महाद्वीप हो सकता है। तो जिस आधार पर आप निकालना चाहें, तो प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे में प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न या कुल खाद्यान्न की भूमि। तो ये तथ्य हैं, तथ्य को आपको याद करना है। जैसे अंक गणितीय घनत्व अगर हमें लेना है, तो प्रदेश, क्षेत्र, राष्ट्र, जो भी हम ले रहे हैं प्रदेश, विश्व के संदर्भ में ले रहे हैं तो विश्व की कुल जनसंख्या बटे में विश्व का क्षेत्रफल। कायिक घनत्व ले रहे हैं तो कुल जनसंख्या बटे में कृषि योग्य भूमि। कृषि घनत्व ले रहे हैं तो कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे में कृषि भूमि। फिर इसके बाद आर्थिक घनत्व ले रहे हैं तो कुल देश की जनसंख्या और संसाधनों का मूल्य। साइमन की बात करेंगे तो इंडेक्स के आधार पर ले लेंगे। पोषण में क्या होगा? तो कुल जनसंख्या बटे में प्रदेश की कुल खाद्यान्न या प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न या कुल खाद्यान्न भूमि। तो ये मात्रात्मक जो फार्मूले दिए गए, इनको आपको याद करना है। क्लियर? अब इसके बाद विश्व में जनसंख्या का हमें प्रतिरूप देखना है। तो जनसंख्या का बसाव या उसकी बुनावट या उसका घनापन प्राकृतिक कारकों के साथ साथ मानवीय कारकों पर निर्भर है। प्राकृतिक कारक जनसंख्या के बसाव को पूर्णतः प्रभावित करते हैं, यद्यपि मानवीय कारक जो है वह भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि पूर्व के क्लास में दिया गया आपसे बातें हुई कि जहां खनन क्षेत्र है और खनन क्षेत्रों के आसपास जहां औद्योगिकीकरण हो गया, वहां प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थिति होने के बावजूद भी जनसंख्या का घना बसाव देखा गया। उदाहरण के रूप में हमने जमशेदपुर को दिया था कि 1960 से पूर्व साकची गांव में कुछ भी नहीं था। जब जमशेदजी टाटा ने वहां आयरन स्टील फैक्ट्री का उद्घाटन किया, टिस्को की स्थापना हुई, तो धीरे धीरे वहां जनसंख्या का बसाव शुरू हुआ, जनसंख्या की बुनावट होने लगी। उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र, जहां जहां शहर है वहां संसाधनों की उपलब्धता के कारण जनसंख्या का क्या होता है? जमाव शुरू हो जाता है। तो उस आधार पर क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व जो है वितरण के प्रतिरूप को जो प्रदर्शित करता है, उसमें विविधता देखी जाती है। क्लियर? तो इसको हम विश्व के, पृथ्वी के संदर्भ में जैसा देखेंगे, पृथ्वी के संदर्भ में क्या है, महाद्वीप के संदर्भ में क्या है, और विश्व के संदर्भ में जब हम जाएंगे तो अधिकतम और न्यूनतम को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें महाद्वीप के संदर्भ में। देखो आप, पृथ्वी के संदर्भ में हमने देख लिया, अभी पीछे आगे मैप पर देखेंगे तो विश्व की अधिकतम जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो एशिया में जो जन घनत्व है, अभी 2020 का जो है डेटा हम लोगों के पास, एशिया में 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और ये जनघनत्व के आधार पर एशिया का नंबर 1 है। एशिया नंबर 1 है, नंबर 1 पोजीशन पर है एशिया। 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं, यानी एक वर्ग किलोमीटर में यहाँ 150 व्यक्ति हैं। लेकिन क्षेत्रीय विविधता ज़्यादा है। दिल्ली हुआ या फिर शंघाई हुआ या अन्य जो मेट्रोज हैं वहाँ हजारों में है, कुछ देश भी हजारों में, जैसे बांग्लादेश, जैसे क्या है बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो जनघनत्व वो हजारों में है। सिंगापुर है, अभी आगे हम देखेंगे। इसके बाद नंबर 2 पर कौन है? अफ्रीका, जहां 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं, 45। नंबर 3 पर यूरोप है, जहां विश्व की इन क्षेत्रों में 30% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो यूरोप में प्रति वर्ग किलोमीटर में 34 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। नंबर 4 पर
उत्तरी अमेरिका आएंगे जहां पर 28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। नंबर 5 पर दक्षिणी अमेरिका आएगा जहां पर 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। और 5वें नंबर के बाद 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया ओशनिया ग्रुप लेंगे जहां 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। तो इस आधार पर ये आप क्या करोगे, ये नंबरिंग कर लोगे 1 2 3 4 5 6। एशिया नंबर 1, अफ्रीका नंबर 2, नंबर 3 पर यूरोप, नंबर 4 पर उत्तरी अमेरिका, नंबर 5 पर दक्षिणी अमेरिका, नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया ओशनिया ग्रुप आ गया। तो ये आप देख लेंगे और सारणी खुद बना लेंगे। तो ये वितरण क्या हो गया, कॉन्टिनेंट वाइज हुआ। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। देखें ग्लोबल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्लोबल पैटर्न क्या है, सबसे पहले इधर ध्यान दो। ये पृथ्वी ले लिया जो कि अभी पीछे मैंने कैलकुलेट किया। तो पृथ्वी पर 14.7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। वही कि जो क्षेत्रफल है और जनसंख्या है, तो जनसंख्या कितनी, 7.5 अरब के हिसाब से हमने देखा, 7.5 अरब। उधर जो हमने लिया था उसको ध्यान रखना, 7.5 अरब पर वो कैलकुलेशन है जो पीछे हमने लिया था। ये जो कैलकुलेशन है इसको थोड़ा सा आप रिफॉर्म कर लेंगे, ये 7.5 अरब पर है। क्लियर, ये 7.5 अरब पर है। अभी जो रिसेंट डेटा हमने दिया है ये तो जुलाई का है, जुलाई वाले जो हुआ है जुलाई 20 की है। अभी जो आ गया जो दिसंबर तक हम लोग ले रहे हैं लास्ट तक, वो 7.8 हो गया है। क्लियर, यानी अभी जो जुलाई की जो रिपोर्ट थी उसमें 7.5 अरब जनसंख्या थी, अब वो 7.8 बिलियन हो गई, यानी 7.8 हो गई है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद जब यहां हमने देखा ये प्रवृत्ति, और माइल में कितनी हो जाएगी, 38 व्यक्ति प्रति वर्ग मील में रह रहे हैं। तो ये पृथ्वी के संदर्भ में क्या है, अर्थ है। अर्थ पर जनघनत्व तो अर्थ बना दिया गया। ये 14.7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं, तो 38 व्यक्ति प्रति वर्ग मील में निवास कर रहे हैं। अब कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम देख लिया पीछे, इसके बाद आप देखो कि एक डेटा जो प्रतिरूप है कि हमें महाद्वीप का देखना, वहां हमने बात की थी। तो महाद्वीपों की बात करें तो सारे महाद्वीप यदि हम ले रहे हैं, ये सारे महाद्वीप जिसमें अंटार्कटिका भी है, ध्यान रखें, ये सारे महाद्वीप हमने ले लिया। तो संपूर्ण महाद्वीप का क्षेत्रफल जो हमने बताया था 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर में, तो वहां पर जो जनघनत्व है देखो आप, दक्षिणी अमेरिका भी है, उत्तरी अमेरिका भी, अंटार्कटिका का भी क्षेत्रफल लिया, यूरोप का भी लिया, अफ्रीका का भी लिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया का। तो सभी महाद्वीपों का ले लिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तब संपूर्ण महाद्वीपों को अगर जोड़ते हैं तो वहां पर जनघनत्व ले रहे हैं तो 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं और प्रति वर्ग मील में 129 व्यक्ति। क्लियर, लेकिन हम अंटार्कटिका को एक्सक्लूड करेंगे, निकालेंगे। जब अंटार्कटिका को एक्सक्लूड कर देते हैं तो 55 व्यक्ति आ जाते हैं। देखें इसमें किसकी जनसंख्या हमने लिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। अंटार्कटिका को निकाल दिया तो वहां पर 55 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करेंगे इस स्थिति में, या 142 व्यक्ति प्रति वर्ग मील में निवास करेंगे। तो इस डेटा को बहुत अच्छी तरह से आप नोट कर लेंगे या यहां रख लें। क्लियर, इसके बाद ये ग्लोबल पैटर्न है आपके पास। अर्थ पर क्या हुआ, सातों महाद्वीप के संदर्भ में क्या हुआ, फिर एक महाद्वीप को हमने निकाल दिया। अलग अलग महाद्वीपों में पीछे हमने देख लिया कि अलग अलग महाद्वीपों की स्थिति क्या है। क्लियर, इसके बाद न्यूनतम और अधिकतम, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम डेंसिली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इधर हमने लिया मिनिमम और इधर लिया मैक्सिमम। तो मैक्सिमम सबसे पहले देखते हैं कि 5 जनसंख्या के घनत्व के आधार पर कौन बड़े देश हैं। तो सबसे पहले मोनाको के संदर्भ में आप जान चुके कि मोनाको कहाँ है, तो यहाँ पर है यूरोप में।
फ्रांस के ठीक दक्षिण भाग पर भूमध्य सागर के सहारे एक सुंदर सा छोटा सा देश, वहां पर जनघनत्व क्या दिखाया गया? 26,337। 26,337। इसके बाद मकाऊ, चीन का ऑटोनॉमस पार्ट मकाऊ, जहां पर 21,717। कितना? 21,717। फिर सिंगापुर, ये हमने क्या दिखा? सिंगापुर, सिंगापुर में 8,335, पूरा राष्ट्र है सिंगापुर यहां। इसके बाद हांगकांग, चीन के अंतर्गत ऑटोनॉमस क्षेत्र, वहां पर 7,140। फिर इसके बाद जिब्राल्टर, ये स्पेन के दक्षिण में जिब्राल्टर जल संधि है, यूके का ऑटोनॉमस पार्ट है। ठीक, जिब्राल्टर में 3,369। तो ये 5 क्रम है अभी तक का। ये डेटा परिवर्तित होते रहते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। ये 2020 का डेटा आपके पास है। क्लियर? तो नंबर 1 पर मोनाको, नंबर 2 पर मकाऊ, नंबर 3 पर सिंगापुर, नंबर 4 पर हांगकांग, नंबर 5 पर जिब्राल्टर। कहां कहां लोकेटेड है, यहां पर आपको साइन दे दी गई। ये तो अधिकतम है। न्यूनतम का हम देखते हैं, तो न्यूनतम पर देखो, न्यूनतम नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया। बहुत से क्षेत्र हैं माइनस में या पॉइंट में है, तो वो क्षेत्र हैं, देश नहीं है, हमने राष्ट्र लिया। नंबर 1 पर क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया में प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 3 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, यद्यपि उसकी अधिकतम जनसंख्या कहां पर है? मरे डार्लिंग बेसिन में। क्लियर? लेकिन संपूर्ण क्षेत्रफल को अगर जनसंख्या से हमने अनुपात किया तो वो कितने आ गए? 3 व्यक्ति। इसके बाद कनाडा, कनाडा में 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। कनाडा, कनाडा की अधिकतर जनसंख्या इस बाउंड्री पर ही है, यूएस से लगे हुए। बाकी ये प्रतिकूल क्षेत्र है, जलवायु की दृष्टि से, रहने की दृष्टि से भी क्या प्रतिकूल जलवायु क्षेत्र, तो यहाँ निवास नहीं है, तो कनाडा आ गया। नंबर 4 पर कजाकिस्तान, एशिया में कजाकिस्तान जो CIS का क्या है, पूर्व सोवियत संघ से अलग हुआ देश। कजाकिस्तान में 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। इसके बाद उसका फोर फादर आ गया, जहां से वो अलग हुआ, रसिया। रसिया में प्रति वर्ग किलोमीटर में 9 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। इसके बाद बोलिविया, दक्षिणी अमेरिका का देश आ जाएगा बोलिविया, ये अभी पहाड़ी देश है। इसके बाद यहाँ पर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम देख लिया। तो यह भी सारणी आप क्या करेंगे? देख लेंगे। इस तरह से बना दिया गया कि देश का विज्ञान आपको हो जाए, उनकी स्थिति भी आप देख लें। क्लियर? इसके बाद हमें लेना है, ये तो प्रतिरूप आपने देख लिया संपूर्ण ग्लोब के संदर्भ में, कॉन्टिनेंट के संदर्भ में। अंटार्कटिका को एक्सक्लूड करके हमने देख लिया, अंटार्कटिका को लेकर देख लिया। फिर अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम मिनिमम डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, 5 आपको दे दिए गए। इस तरह से इस सूची को आप तैयार कर लेंगे। क्लियर? अब देखो, जनघनत्व के आधार पर विश्व का जब प्रादेशिकरण देखते हैं, तो जनघनत्व के आधार पर अर्थात जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को 4 बृहद प्रदेशों में विभाजित किया गया। नंबर 1 दूसरा पहला है उच्च जनघनत्व वाले देश, दूसरा मध्यम जनघनत्व वाले देश। जनघनत्व बोले तो जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, निम्न जनघनत्व वाले प्रदेश, और चौथा अति निम्न।
तो ये 4 कैटेगरी में विद्वानों ने इनका विभाजन किया। इसके अंतर्गत वो प्रदेश आए जहां का जनघनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या है, ज्यादा है। ठीक। इसके अंतर्गत वो आए कि जहां पर 51 से 100 के मध्य है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये वो प्रदेश है जहां पर 11 से यानी 11 व्यक्ति से 50 व्यक्ति के मध्य लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और यहां पर 11 से कम। इस तरह से लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो अगर हम देखने की कोशिश करते हैं विश्व में कि जैसे इस श्रेणी में कौन से देश आएंगे, तो इस श्रेणी में विश्व के वो देश आ रहे हैं जहां जनघनत्व बहुत ज्यादा है, जिसमें जो एशिया वाले देश हैं, चीन है, तो चीन का अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो चीन की अधिकतम जो जनसंख्या है दक्षिणी पूर्वी भाग में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो वहाँ का जनघनत्व अधिक है, लेकिन राष्ट्र के आधार पर देखते हैं तो संपूर्ण राष्ट्र में तो जो चीन का जो पश्चिमी भाग है वो अति विरल है, लेकिन जब संपूर्ण जनसंख्या को क्षेत्रफल में लेकर देखते हैं तो वहाँ का जनघनत्व 153 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में आता है। अगर इसकी वास्तविक जनघनत्व हम लें तो ये हजारों में आएगा। भारत का 382-84 है, पाकिस्तान का 287 है, और बांग्लादेश चूंकि एक मैदानी क्षेत्र है, पूरी की तरह से वो डेल्टा पर ही बसा हुआ है, तो इसका जनघनत्व बहुत ज़्यादा है। 1265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पूरे देश में निवास कर रहे हैं। तो कुछ देशों में अगर हम देखते हैं कि जहाँ का जो जनघनत्व सामान्य से कम है, लेकिन अगर उनकी वास्तविक स्थिति को देखा जाए तो जनसंख्या का संकेंद्रण कहाँ दिखता है। अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमने देखा था तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर, संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी भाग पर, कनाडा की बात करते हैं तो पूर्वी भाग, और उसके दक्षिणी भाग में कनाडा का जो उच्च अक्षांशीय उत्तरी भाग है वह जनसंख्या के बसाव के अत्यधिक प्रतिकूल है। तो अधिकतम जनसंख्या कहाँ आ गई, दक्षिणी और पूर्वी भाग पर निवास कर रही है। और इस संदर्भ में अगर देखा जाए कि जो उच्च जनसंख्या वाले प्रदेश हैं यहाँ पर, तो इसमें जो है विश्व के लगभग 141 देश आ जाते हैं। कितना, 141 देश, यानी विश्व के संपूर्ण देशों में से 141 देश ऐसे हैं जहां पर उच्च जनघनत्व है। मध्यम में अगर हम देखते हैं तो मध्यम में क्या हो गया, 51 से 100 के मध्य हैं। तो ये वो देश, वो क्षेत्र हैं या वो देश आएंगे जहां जनसंख्या की बुनावट या बसावट कम है। इसमें 23 देश आ रहे हैं, विश्व के 23 देश इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद निम्न जनघनत्व में जहां 11 से 50 के बीच है, 11 से 50 के बीच हो गया जनघनत्व, तो जिसका आकार बहुत ज़्यादा है, बड़ा है क्षेत्रफल, और पॉपुलेशन औसतन कम है। इसमें लगभग विश्व के 20 देश आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 20 देश। विश्व के लगभग 20 देश हैं। और जो अति न्यून घनत्व में हमने देखा, अभी सारणी में मैप में भी देखा, तो इसमें बहुत कम देश हैं। इसमें जिनका घनत्व 11 से कम है, 11 से कम है, उसमें 9 है। तो यह भी डेटा आपसे पूछा जा सकता है। उच्चतम घनत्व वाले कितने, 141, यानी उच्च घनत्व वाले। मध्यम जन घनत्व वाले 23 देश हैं। निम्न जन घनत्व वाले प्रदेश के अंतर्गत कितने देश आ रहे हैं, 20, और अति निम्न में। और कई जगह जो डेटा आया है उसमें क्षेत्र, जैसे ग्रीनलैंड का दे दिया या अन्य देशों का दे दिया जो बर्फीले हैं, तो वो क्षेत्र हैं, देश नहीं है, वो क्षेत्र हैं। ध्यान रखना, तो जो डेटा दिया गया है आपको किसके आधार पर, देश के आधार पर। तो इस प्रकार से जनघनत्व से संबंधित जो क्वेश्चन भी आएंगे वो फैक्चुअल होंगे। तो अभी आपने जनघनत्व के व्यवहार को देखा कि जो क्षेत्रफल है और जनसंख्या, उनके मध्य क्या ले लिया हमने, अनुपात ले लिया। क्षेत्रफल और जनसंख्या, जनसंख्या बटे
क्षेत्रफल तो सामान्य घनत्व आ गया। घनत्व का जो वितरण दिया गया अंक गणितीय घनत्व, तो अंक गणितीय घनत्व में क्या देखा, प्रदेश क्षेत्र जो भी है, विश्व है, पृथ्वी है, तो उसका पूरी की पूरी क्या हो गई, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। फिर कायिक घनत्व में क्या लिखा, कुल जनसंख्या बटे में कृषि योग्य भूमि। रिकॉल करो, ये फैक्ट आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन तुरंत आंख बंद करो, याद कर लो। अंक गणितीय घनत्व क्या हुआ कि जो भी इकाई क्षेत्रफल है, चाहे वो प्रदेश हो, राष्ट्र हो, विश्व हो, महाद्वीप हो, संपूर्ण पृथ्वी हो, जो कुछ हो, तो उसकी जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। कायिक घनत्व यानी फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, कुल जनसंख्या बटे में कृषि योग्य भूमि। और कृषि घनत्व इसी का संशोधित रूप है। तो यहाँ कुल जनसंख्या नहीं बल्कि क्या रखेंगे, कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे में कृषि योग्य भूमि। फिर आर्थिक घनत्व लेंगे तो देश की कुल जनसंख्या या प्रदेश की कुल जनसंख्या के बटे में उपलब्ध संसाधनों का मूल्य। और फिर इसके बाद साइमन साहब ने क्या किया, सूची तैयार की। फिर पोषण में लेंगे तो कुल जनसंख्या बटे में कुल खाद्यान्न या प्रमुख खाद्यान्नों की भूमि। प्रतिरूप आपने देख लिया। फिर इसके बाद प्रतिरूप में हमने क्या देखा, वैश्विक स्तर पृथ्वी का देखा, महाद्वीपीय स्तर पर देखा, तो महाद्वीपों को ज्वाइंट रूप से हमने देख लिया, अलग अलग देख लिया कि किस महाद्वीप में कितना है। तो एशिया का देखा, नंबर 1 पर एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका, नंबर 3 पर यूरोप, नंबर 4 पर उत्तरी अमेरिका, नंबर 5 पर दक्षिणी अमेरिका, नंबर 6 पर क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका 0 है। फिर सारे महाद्वीप के संदर्भ में देखा, फिर अंटार्कटिका को एक्सक्लूड करके देख लिया तो कितना जनघनत्व है। फिर अधिकतम जनघनत्व वाले 5 देश देख लिया, न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 देश देख लिया। इस मैप को दिमाग में रखो। इसके बाद प्रतिरूप देख लिया, उच्च घनत्व वाले प्रदेश, तो उच्च घनत्व वाले प्रदेश में कौन कौन आ गए, 141 जहां पर 100 से अधिक है, मध्यम में 51 से 100 जिसमें 23 राष्ट्र हैं वर्तमान में, निम्न जन घनत्व वाले 11 से क्या हो गया 50 जिसमें 20 हैं, और अति निम्न वाले में कितने आ गए, लगभग 9 आ गए। तो इनको रिकॉल करो। हमारे अनुसार अगर मानो तो पूरे पढ़ने के बाद 5 मिनट में टॉपिक तैयार। और जितना ज्ञान आपको जितना यहां से तथ्य दे दिया गया, अगर जन घनत्व से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे बाहर के नहीं आएंगे, बाकी आपकी मर्जी। क्लियर? तो इसको भी आप कर लेंगे।